नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और मैं हूं आपके साथ सत्यपाल। चुनावी इस महायात्रा में हम आप पहुंचे हैं हुमायूंपुर भबोकरा। आइए जानते हैं कुछ लोगों से क्या है माहौल, किसकी बनेगी सरकार। जानते हैं, हमारे साथ हैं कुछ गांव के लोग, इनसे जानेंगे कि क्या है माहौल चुनाव का। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम अरविंद शर्मा है जी। अरविंद जी, चुनावों का माहौल है, क्या लगता है आपके गांव में अब की बार किसकी बहार? अब के हमारे यहाँ जी बीजेपी की वोट ज़्यादा है जी। भारतीय जनता पार्टी का पिछले 5 साल भी शासन रहा, आप दोबारा से वापसी की बात कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर अब की बार आप दोबारा से उनको चुनना चाहेंगे? शासन प्रशासन बढ़िया रहा जी हमारे यहाँ, कोई किसी बात की कोई दिक्कत नहीं हुई, इसी वजह से सोच रहे हैं कि दोबारा से भी यही सत्ता आनी चाहिए। सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि जो क्राइम का रेट था वो भी डबल हो गया, महंगाई भी दुगने रेट पर चली गई। अगर हम करें बेरोजगारी की बात तो बेरोजगारी भी बढ़ी है, तो किस विकास की आप बात कर रहे हैं? देखो सर, ऐसा है कि बेरोजगारी तो बढ़ी है, लेकिन ये कोरोना ने जो दिक्कत आई है इससे सरकार की जिद, जब हमको लॉस है तो सरकार को भी लॉस होगा। ये कोरोना के कारण से रोजगारी बढ़ी है या कुछ भी हुआ है, महंगाई, ये कारण हो सकते हैं। अभी जो डीजल के दाम हैं वो आइडिया है आपको किस स्तर पे हैं? जी डीजल के तो 100 के समथिंग है जी। मोदी जी ने एक बात कही थी कि आय दुगनी हो जाएगी किसानों की 2022 में। क्या आपको लगता है किसानों की आय दोगुनी हो गई है? सर दोगुनी तो नहीं हुई, ये 2 साल तो कोरोना के कारण निकल गए ना, इसमें तो कुछ नहीं हुआ, तो ये है दिक्कत समस्या कुछ। तो आपका मानना ये है कि जो बेरोजगारी बढ़ी है या महंगाई बढ़ी है ये कोरोना की वजह से बढ़ी है? हाँ जी। आइए कुछ और हमारे साथी हैं, इनसे जानेंगे। क्या शुभ नाम है सर आपका? मोती शर्मा जी। मोती शर्मा जी, क्या मूड है अब की बार क्षेत्र का? क्षेत्र का जी अपने गांव का ही है जी, बीजेपी के ज़्यादा हैं कुछ लोग, वोट तो दोनों की हैं पर बीजेपी के ज़्यादा हैं गांव में। तो क्या कारण है बीजेपी के ज़्यादा होने का? ये योगी सरकार या मोदी जी की वजह से है या यहाँ के जो धीरेन्द्र प्रताप जी स्थानीय विधायक रहे हैं पहले से, इनके द्वारा किए गए काम आपको दोबारा से मजबूर करते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें? नहीं जी, योगी जी के वजह से दे रहे हैं। धीरेन्द्र प्रताप जी के बारे में आपका क्या कहना है? देखो, विधायक हमारे क्षेत्र के ही हैं, पास के ही हैं, ठीक है, काम उनने करवाए हैं, पर वो इतने वो नहीं है जी, योगी जी की वजह से ज़्यादा वोट कर रहे हैं। 13 मई तक किसानों का आंदोलन चला दिल्ली में 3 कृषि कानूनों को लेकर के, 750 किसानों की उसमें शहादत हो गई। क्या उसका गुस्सा या उसका कोई प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है? हाँ जी, है, थोड़ा तो है किसानों पर भी। तो किसकी टक्कर आया, किसका मुकाबला हो सकता है किस किस पार्टी के बीच में? यहाँ तो बीजेपी और आरएलडी का। आरएलडी की आपको कुछ उम्मीद लगती है कि वापसी करेगी आरएलडी अब की बार? देखो जी, कुछ है सके ऐसे संगठन बनना है जो वापसी आ सके आरएलडी भी कुछ। अखिलेश और जयंत की जोड़ी जो कही जा रही है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी जोड़ी बहुत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा मुकाम हासिल कर सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, आपका क्या मानना है इसमें? देखो, हम तो चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने, हमारा तो ये है। क्या कारण है ऐसे जिससे आप बीजेपी को समर्थन करना चाहते हैं? कुछ गुंडों पे लगाम लगी है जी। कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा गुंडा था जिसके घर पे बिल्डोजर चलाया गया? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं था, पर यहाँ बुलंदशहर में जो वो हुए थे, जो मकान तोड़े जिनने, वो कौन सा वो है वो, उसमें जो इस वजह से बीजेपी को ही चाहते हैं। जी सर, आप आएंगे इधर? युवा हैं, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, खेती करते हैं। आप भी खेतीबाड़ी का काम करते हैं, किस तरह की फसल ज़्यादा होती है? गेहूं की ज़्यादा हो हमारे यहाँ, गेहूं दाल। गेहूं का सही दाम, एमएसपी की जो मांग किसानों ने की थी उसमें सही दाम सही समय से बिक्री हो जाती है गेहूं की? धक्का ही खाने पड़े अब के तो आपकी बार मूड क्या है? आपकी पता पड़ेगा, अभी तो चल रहा माहौल, अभी हवा देख रहे हैं तो अभी आपने मन नहीं बनाया है? ना भी ना बनाया सब मना भी। अवतार सिंह भड़ाना आरएलडी और सपा के संयुक्त यहाँ के प्रत्याशी हैं, उनको किस तौर पे देख रहे हैं आप? देख रहे हैं बाहर के आदमी मजबूती तौर पर देख रहे हैं, मजबूत हैं, राजनीति मजबूत है, अच्छी पकड़ है। चौधरी चरण सिंह की जो विरासत थी, आपको लगता है कि अब की बार जयंत चौधरी उस विरासत को वापस करने में कामयाब हो पाएंगे? चांस हैं। किसका मुकाबला देख रहे हैं यहाँ? आरएलडी भाजपा। आरएलडी भाजपा का। और कुछ हमारे साथ युवा साथी हैं, आइए कुछ युवाओं से बात करेंगे, जानेंगे कि युवाओं की क्या
मानसिकता है, क्या विचार है? क्या युवा अपने रोजगार की चिंताओं से ग्रस्त हैं? क्या आपको लगता है, आप युवा हैं, आपकी उम्र अभी हो जाएगी भर्ती देखने के लिए, क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के राज में युवाओं के लिए कुछ मिला है? देखो जी, सरकार में 3 साल से तो कोई भर्ती नहीं हुई। हम बड़े परेशान हैं। हम 3 साल से लगातार रनिंग कर रहे हैं। हमारी एज ओवर हो चुकी है। हम बड़े परेशान हैं। हमारे माँ बाप किसान हैं। हमारे आगे के लिए कोई जरिया नहीं है। हम कैसे इसे वोट देते हैं? हम देंगे आरएलडी को वोट। मेरे घर वाले बीजेपी को वोट दे रहे हैं पूरे, पर मैं अपनी वोट आरएलडी को सपोर्ट करता हूँ। आपका क्या कहना है? क्या शुभ नाम है आपका? ये सौरभ भाई कह रहे हैं। उम्र कितनी हो गई? 18। भर्ती को लेके क्या सोचते हैं? कोई भर्ती नहीं निकल रही है काका, हमारे भर्ती नहीं निकल रही है, जो गाड़ी नहीं है रहा। तो अब की बार मूड क्या है? आपका वोट बन गया है? हाँ। आपको क्या लगता है युवा को किधर वोट करना चाहिए? बीजेपी। किस आधार पे आप बीजेपी को चुनना चाहते हैं? देखो क्या सरकार। शुभ नाम है आपका? प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा जी, क्या कहेंगे? अब जो चुनाव आ रहे हैं, चुनावों में यूथ की बड़ी भूमिका होती है और यूथ को कहा जाता है कि ये भारत का भविष्य है और ये निर्णायक वोट डाल सकता है। अब की बार आपका मूड क्या है? देखो सरकार ने बहुत झूठ भी बोला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने बोला था कि हम 1.5 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि 2 भर्तियां इन्होंने अखिलेश यादव वाली पूरी की और उसके बाद हर साल भर्ती निकालेंगे। 2 साल से इन्होंने कोई भर्ती नहीं निकाली है। और उसके बाद हमने मुख्यमंत्री जी को भी एक ज्ञापन सौंपा था कि EWS के लिए हमको 5 साल की छूट दी जानी चाहिए, और वो भी हमको कोई छूट नहीं मिली, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन अखिलेश यादव जी का एक बयान आया है कि उसमें उन्होंने बोला है कि हम जनरल की एज को बढ़ाएंगे पुलिस भर्ती के लिए या किसी भी एज के लिए। इन्होंने अभी तक कोई बयान नहीं दिया ऐसा। और बात रही यहाँ पर रोज़गार की, तो बहुत सारी कंपनियां, आप कहीं भी चले जाओ, पूछते हैं कि कहाँ से हो, कि नोएडा से हैं, तो वो बोलते हैं कि आपके यहाँ पे तो इंडस्ट्रियल हब है। लेकिन यहाँ पे कंपनियों के बोर्ड पे लगा रहता है कि 200 किलोमीटर के अंदर बाहर के लोग होंगे उनको जॉब मिलेगी, और 200 किलोमीटर के अंदर वालों को किसी को जॉब नहीं मिलेगी। ये एक बड़ी समस्या है कि रोजगार के अवसर तो पैदा होंगे, क्योंकि जेवर में एयरपोर्ट आया है, लेकिन युवाओं में ये शंका है, ये एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि बोर्ड लगा दिया जाता है कि यहाँ युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध नहीं है। 200 किलोमीटर के दायरे के युवा को यहाँ पर कोई रोजगार नहीं दिया जाएगा। ऐसी स्थिति, ऐसी जो भावना जो युवा में उमड़ रही है, ये कहाँ तक सही साबित होगी? क्या ये वास्तव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को वापसी लाने के लिए काबिज हो पाएगी? ये सोच, ये जो युवा है, जो देश की अग्रणी भूमिका निभाता है देश को आगे ले जाने में, क्या ये पूरा कर पाएगा? आइए जानते हैं, एक और हमारे युवा साथी हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम सचिन भारद्वाज, मैं जीवर का निवासी हूँ। जी, क्या काम करते हैं आप? मैंने जस्ट अभी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट की है और मैं छोटा सा काम करता हूँ ठेकेदारी का। तो आपकी बार क्षेत्र का मूड क्या है? विकास का मुद्दा है। जितनी योजनाएं प्रदेश की सरकार ने हमारी विधानसभा में दी, मुझे तो नहीं लगता कि पूरे प्रदेश की किसी विधानसभा में दी हो। पूरे भारत का, पूरे एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा हमारी विधानसभा में है। ये मेरे लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के लोगों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा और पूरे एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा हमारी विधानसभा में बनने जा रहा है। फिल्म सिटी हमारी विधानसभा में बनने जा रही है, तो इससे बड़ा क्या विकास का मुद्दा हो सकता है? अभी जो सरकारी आंकड़े कहते हैं वो बेरोजगारी को बताते हैं कि 2017 से 2021 तक डबल हो गए हैं। जो महंगाई है वो भी डबल हो गई है। जो क्राइम रेट है, पहले 2 लाख के आसपास था, अभी 3.5 लाख के आसपास पहुंच गया है। तो कैसे कहेंगे कि योगी जी की सरकार ने महंगाई और उस पर काबू किया? या ये बात आपकी ठीक है, बेरोजगारी का मुद्दा एक अच्छा आपका एक अहम मुद्दा है। लेकिन आप ये देखिए कि जो एक पौधा अभी हमने लगाया है, ये जब एक जाके वृक्ष का काम करेगा, तो उस समय जहाँ इतनी बड़ी बड़ी विदेशी कंपनी आ रही हैं, उसमें निसंदेह यहाँ के युवाओं को पहले रोजगार मिलेगा। अब से पहले आपने देखा होगा कि हमारे युवाओं के लिए रोजगार के लिए पहले किसी को हरियाणा, किसी को दिल्ली, किसी को नोएडा भागने जाना पड़ता था। लेकिन अब जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे आई हैं, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो यहाँ रोजगार के भी बहुत अच्छे सर्जन होंगे। और रही बात क्राइम की, कि हमारे ज़िले में पहले से बहुत ज़्यादा क्राइम में कमी आई है। अब कमिश्नरी जब से लगी है, 10-11 IPS हमारे ज़िले में बैठते हैं, तो बहुत पहले से बहुत अंकुश है। आपके क्षेत्र का युवा कहता है कि यहाँ विकास के माहौल तो बनेगा,
लेकिन यहाँ बोर्ड लगा दिया जाएगा कि यहाँ के लोकल लोगों को उसमें भर्ती ना की जाए। इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये एक आपने अच्छी बात रखी, लेकिन इसके लिए मैं अपने जेवर के विधायक को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अभी पहले नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी से जिन्होंने भी कंपनियों को ज़मीन अपनी तरफ से दी है, उनकी तरफ से एक एग्रीमेंट साइन कराया है कि यहाँ के जो लोकल युवा हैं उनके लिए 40% रोजगार का यहाँ साधन रहेगा। और बहुत सारी कंपनी आई हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि जब इतना बड़ा परियोजना आ रही है, पूरे भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहाँ लगेगा, तो युवाओं को रोजगार भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आरएलडी और सपा का गठबंधन हुआ है, दोनों के मुखिया यंग हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या आप उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना पसंद करेंगे? देखो, जेवर का युवा तो नहीं देखना पसंद करेगा। जेवर के युवा इसलिए नहीं देखना पसंद करेगा कि जेवर के युवाओं को अपने साथ साथ आने वाली पीढ़ी है वो उसकी तरफ देखेगा। अब से पहले ये परियोजना पिछले 22 साल से ठंडे अवस्थे में थी, उसमें 2 बार सपा की गवर्नमेंट आई, एक बार बसपा की गवर्नमेंट आई, तो एक बार भाजपा की पहले भी गवर्नमेंट आई। लेकिन ये जो योजना इस सरकार में परवान चढ़ी है, ये आज़ादी के बाद पहली बार किसी हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारी विधानसभा में आया है, तो हमारे युवाओं के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और उनकी जोड़ी बिल्कुल फेल साबित होगी। इन दोनों की कोई जोड़ी नहीं है, ये दोनों सिर्फ सत्ता के लालच में एक साथ घूम रहे हैं। जेवर में एयरपोर्ट आ गया है, लगता है कि विकास के आयाम स्थापित होंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जेवर में जो एयरपोर्ट आया ये भारतीय जनता पार्टी की देन है या इससे पहले जो सरकार मायावती थी उनकी देन है? देखो, देन किसी की भी हो, हमको ये समझना है कि इसका शिलान्यास किसकी सरकार में हुआ। अगर ये बसपा की सरकार में देन होता तो उन्होंने शिलान्यास क्यों नहीं कराया? उनकी क्या मजबूरी थी, उनकी क्या राजनीतिक, ये किसी भी पार्टी के लिए इसका कोई मुद्दा नहीं था, सिर्फ एक मुद्दा था, राजनीतिक मुद्दा। ये वास्तव में ये अगर किसी के लिए विकास का कोई मुद्दा था तो जेवर विधायक के लिए उन्होंने विधानसभा की पहली बैठक में इसका प्रस्ताव पास किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ की सरकार को कि उन्होंने इस मुद्दे को लाए और इनको आलीजामा पहनाकर इसका काम शुरू कराया। ये है, अलग अलग राय बनती हुई नजर आती है क्षेत्र में। कोई कहते हैं कि जेवर में जो एयरपोर्ट आया है इससे विकास के मायने स्थापित होंगे, विकास स्थापित होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं कुछ ऐसे युवा भी हैं जो ये मानते हैं कि यहाँ पर कंपनियाँ तो आएंगी, विकास तो आएगा, लेकिन एक बड़ा बोर्ड लगा दिया जाएगा जिस पर लिखा होगा कि 200 किलोमीटर के दायरे में जो युवा है वो यहाँ भर्ती नहीं कर पाएगा। क्योंकि नोएडा को, ग्रेटर नोएडा को इस रूप में देखा जाता रहा है कि यहाँ आवारगर्दी होती है या दबंगई होती है या दादागिरी होती है, इसलिए कुछ कंपनियों में ऐसी स्थिरता का माहौल होता है कि वो यहाँ के युवा को रोजगार देना नहीं चाहते। देखना ये होगा कि यहाँ के विधायक अपने युवाओं के लिए रोजगार को दिलाने के लिए उन कंपनियों के साथ कोई नियम कानून या कोई ऐसी व्यवस्था तैयार करेंगे या नहीं करेंगे। कौन जीतेगा, इस ही महासफर पर हमारी यात्रा जारी रहेगी। देखना ये होगा कि 10 मार्च को नतीजे किस ओर करवट लेते हैं। क्या बदलेगी सरकार, क्या बहेगी बहार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसे समझने और देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हुंकार 24/7। हम अगली यात्रा पर आपको फिर मिलेंगे, तब तक आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।